मैं आपको अभी एक रियल दुनिया से अवगत करवाने जा रहा हूँ। देखो यहाँ एक कुछ तस्वीर देखने को मिल रही है आपको, ये कहीं नोटों पे देखने को मिल रही है। यही चीज़ मैं आपको रियल दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखो रेफरेंस पिक्चर कुछ भी नहीं है, ये देख लो और ये देख लो, यही तो है वेदिशा। सा और आ, सा वेदिशा। विदिशा शहर है यहाँ। वाह मात्रा विदिशा। विदिशा के हाथी दंत कार्य कारीगर। विदिशा में जो आइवरी का काम करते थे वो कार्विंग की है, यहाँ लिखा है। हाँ लिखा है। ये बुद्ध देव के केस, सिर के बाल, केस तक त्याग किए उन्होंने। अम्ब्रेला लगा हुआ है ऊपर से, देख रहे हैं आप। चुनार पत्थर से बना हुआ देख रहे हैं, चमक आज भी। सारनाथ का, सांची का, वैशाली का, कौशाम्बी के सम्राट अशोक ने जितने भी पिलर बनाए चुनार पत्थर के बनाए। सारनाथ तो शीशा में पैक है। हाँ सुरक्षित रखिए, शीशा में रखा हुआ है वहाँ पे। तो बचाना ही कर्तव्य है अपना, नहीं तो बर्बाद हो जाएगी। बना तो सकती नहीं है बेटा। ये था इसके ऊपर, ये नीचे संग्रहालय है जो कि पैसे के ऊपर भी रहते हैं। अपना राष्ट्रीय वो नेशनल एम्बलम सारनाथ वाला है। सांची का ये म्यूजियम में है। नेशनल एम्बलम कौन सा है? सारनाथ वाला। यहाँ भी देख रहे हैं ना 4 सिंह, लेकिन ये नेशनल एम्बलम नहीं है ना। राजा छवि आम्रपाली बुद्ध को फॉलो कर रही। कपिल वस्तु पहुंचे तो महाराज शुद्धोधन, माता गौतमी। गा उ गु ता सा बज गोता से दा ना अम, दा ना अम, दानम। दानम का मतलब दान। बज गोता से उनका नाम है, दानम मतलब दान। देखो ऊपर भी हा ना भी खूनी और लास्ट में दोनों शब्द देखा 51 डॉट जैसा। दानम, यहाँ देखो मात्र दानम, लास्ट में क्या आया? दानम। एक एक पत्थर को दान किया है 2nd सेंचुरी बीसी में। पाली भाषा, ब्राह्मी लिपि है। ये बुद्ध देव के फुटप्रिंट हैं, देख रहे हैं, पांव बने हुए हैं। और क्या है उनके पांव में? अशोक चक्र। हील में व्हील दिखाया है बेटा। जिसके हील में व्हील होता है तो वो अपने लाइफ में चलता रहता है। हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप? आई होप आप लोग अच्छे हो। तो आज के इस ब्लॉग में आ चुके हैं हम एमपी, मतलब तो मध्य प्रदेश। और यहाँ पे अभी हम वर्ल्ड हेरिटेज प्लेस पे खड़े हैं, मतलब खड़े नहीं हैं, अभी जा रहे हैं उसके पास। और मैं बता दूं यहाँ पे ये इतना वर्ल्ड हेरिटेज प्लेस इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये 200 का नोट आप देखेंगे ना, इस पर जो ये पिक्चर दिख रहा है ना आपको, यहीं पे आपको देखने को मिलने वाला है, ये जो कि आगे देखने को मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले आप यहाँ पे पहुँचेंगे कैसे। तो एमपी तो आ गए। यहाँ का सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन भोपाल रेलवे स्टेशन होगा, और नज़दीकी हवाई अड्डा भी भोपाल हवाई अड्डा ही होगा। सॉरी, भोपाल रानी कमलापति रेलवे स्टेशन को भी कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि दोनों के डिस्टेंस 1 से 2 किलोमीटर की डिस्टेंस है, भोपाल और रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के। तो मैं रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से आपको बता दूं तो 60 to 65 किलोमीटर की डिस्टेंस पे ये है। सांची में पड़ता है ये, और यहाँ से विदिशा अप्रोक्स 9 किलोमीटर है। तो विदिशा के लिए बस आती है, आप वहाँ पे मतलब कैरियर के बीच रास्ते में उतर सकते हैं ये सांची के लिए। और एयरपोर्ट से भी आएंगे तो बाई बस ही आपको आनी पड़ेगी। बस सुविधा है यहाँ पे आने की, मतलब वर्ल्ड हेरिटेज प्लेस है तो भाई आनी तो बनती है भाई, क्योंकि अच्छी जगह है, अच्छी लोकेशन देखने के लिए तो थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। सबसे अच्छा चीज़ जो यहाँ देखने को मिलेगा ना, मतलब आप कितने भी थके, क्योंकि 5 to 750 मीटर मतलब ऊंची चढ़ान है, थोड़ी सी वो स्लोप है। बट ये स्लोप में आपको एक अच्छी फैसिलिटी क्या देखने को मिलेगी कि आप अपने बाइक या कोई भी पर्सनल गाड़ी से, मतलब यहाँ पे कोई व्हीकल्स नहीं चलती, पर्सनल गाड़ी से आप आराम से चढ़ सकते हैं, मतलब एक रोड की मदद से जा सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि जिनको पैदल जाना है उनके लिए भी कोई सुविधा नहीं, उनके लिए भी ऐसा सुविधा है, मतलब थोड़े से दूर इस रोड पर पैदल चलेंगे, फिर उनके लिए कुछ मतलब सीढ़ियाँ बनाई हुई है, सीढ़ियाँ से आप ऊपर जा सकते हैं। मतलब अप्रॉक्स 750 मीटर दूरी तय करनी पड़ेगी, तब पहुँचेंगे आप वो सांची की स्तूप को देखने के लिए। तो चलिए हम आज इसी को देखने वाले हैं, सांची की स्तूप को। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते सांची का स्तूप देखने के लिए। चलते चलते मैं थोड़ी सी टिकट की बात बता दूं आपको। तो बच्चे के लिए फ्री है 15 साल से नीचे के लिए, और एडल्ट के लिए मतलब 40 रुपीज़ पे करेंगे और आराम से ये वर्ल्ड हेरिटेज प्लेस का एंजॉय कर सकते हैं और मज़ा ले सकते हैं। भोपाल से अगर देखा जाए तो 46 किलोमीटर की दूरी पे ये एमपी में सांची है। और मैं जिस चीज़ को आज घुमाने वाला हूँ, अगर मैं आपको दिखाऊँ सब चीज़, तो मेरे लिए बस वो ईंट की दीवार और पत्थरे हैं, मगर बिना गाइड के वो चीज़ कुछ भी समझना नामुमकिन है, क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता। इसके लिए मैं अभी लिया हूँ गार्ड, और जो कि राकेश भैया है, और राकेश भैया मुझे पूरे एक्सप्लोर करने वाले हैं। राकेश भैया सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देंगे और एक्सप्लोर करेंगे पूरे ये सांची की स्तूप को। बिल्कुल। हाँ आइए सर, तो आज हम जानेंगे कि हमारे भारतीय
संस्कृति का, हाँ हमारे देश की गौरव इतिहास का, जी आज हमारे देश की भारतीय प्राचीन बौद्ध संस्कृति, बौद्ध स्थापत्य कला से जुड़े हुए आज हमारे सांची के स्तूप हैं। तो आज हम जो है ना, भारतीय बौद्ध स्थापत्य कला, आज हम जाते हैं उस कालखंड में जब गौतम बुद्ध ईसा से 563 वर्ष पहले कपिलवस्तु भारत के जो है महाराज शुद्धोधन के यहाँ भारत में शाक वंश में जन्मे सिद्धार्थ जी। सिद्धार्थ के जन्म के समय महाराज शुद्धोधन और उनका परिवार काफी खुशहाल परिवार था, काफी हैप्पीनेस थी। लेकिन जब सिद्धार्थ का अपना राजपाट त्याग करके बुद्ध बनने के लिए और संसार को शांति और संस्कृति, प्रज्ञाशील, दया, करुणा, त्याग सारा संदेश देने के लिए राजमहल छोड़ के और बुद्धत्व की खोज में जाना पड़ा, तो वो बोधगया में उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की। सारनाथ में जाके बुद्ध देव ने पहला धर्म उपदेश दिया और लास्ट में कुशीनगर में बुद्ध ने महापरिनिर्वाण लिया। और बुद्ध देव के जाने के बाद भारत के महान सम्राट अशोक ने जो बुद्धिज्म और शांति के संदेश पूरी दुनिया में उन्होंने फैलाए, उनके बेटा और बेटी महेंद्र और संघमित्रा ने फैलाए। तो सांची भगवान बुद्ध की पवित्र अस्थियां या सारीपुत्र महामोदगलायन भगवान बुद्ध के प्रधान शिष्य, उनके स्तूपों का सांची में, या मोगली पुत्र तिस महान अशोक के गुरु, उनके पवित्र अस्थियों का सांची से मिलना, और सांची के रिसर्च में, एक्सकेवेशन में, सांची की भाषा में, सांची के तोरण द्वार के चित्रों में हमें मिलता है हमारे देश का गौरवशाली इतिहास। तो जब कोई भी धरोहर बनाई जाती है उसके पीछे समय होता है, संदेश होता है कि ये स्थान कब बनाया गया, किसके द्वारा बनाया गया, यही क्यों बनाया गया, ऐसा ही क्यों बनाया गया। आज ये तो बहुत सारे क्वेश्चन मार्क आते हैं। तो इसका सबसे बड़ा सबसे बड़ा कारण था कि महान सम्राट अशोक, जिनकी विदिशा वासनी देवी, जो कि एक व्यापारी फैमिली से थी, नगर श्रेष्ठी की बेटी थी देवी, उनका संबंध सांची के पास नगर विदिशा से है। और नगर विदिशा जो कि पब्लिक यहाँ रहती है, और भगवान बुद्ध को फॉलो करने के लिए स्तूप बनाया और बेतवा नदी के किनारे बनाया, भारत के बीचों बीच बनाया। तो सांची की संस्कृति सांची में आके ही पता चलेगा। सांची की जो हमारे लिए यहाँ की जो है ना साधना करना, मेडिटेशन करना, बुद्ध के विचारों को फॉलो करना, सांची में सूर्य उदय में जब स्तूप खुलते हैं अलग से एनर्जी होती है, अलग से फीलिंग होती है अपनी संस्कृति की, वो सांची में ही आगे पता चलेगा। तो सांची स्तूपा वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टोन स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, द बेस्ट वेल प्रिजर्व मॉन्यूमेंट ऑफ इंडिया। और सांची के मुख्य 4 तोरण द्वार जो पहली सदी ईसा पूर्व में बनाए गए, भारत के जो है ना एक महान सम्राट थे गौतमी पुत्र सातकर्णी, उन्होंने 4 गेटों का निर्माण करवाया। दूसरी सदी ईसा पूर्व में इसमें बनी हुई वेदिका और स्तूप शुंग काल में बनाया गया, और इसके अंदर जो है मौर्य काल से बना हुआ ब्रिक स्तूप है। और 4 तोरण द्वारों में अंदर आने पे 4 बुद्ध की प्रतिमाएं गुप्त काल ने बनाई। चारों साइड में 4 दिशाओं में 4 तोरण द्वार, 4 मूर्तियां। तीसरी सदी ईसा पूर्व से लेके 12वीं शताब्दी ईसा तक, 3rd BC से 12th सेंचुरी AD का 1500 साल का इतिहास है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट है सांची। यहाँ से जो है ना धर्म संस्कृति बिल्कुल, और यहाँ पे सब कुछ लिखित इतिहास है। एक एक पत्थर में यहाँ पे पाली भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है। जैसे इधर आइए, इन जो पत्थरों पे लिखे हुए लेख, ये मौर्यन ब्राह्मी है, ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखा हुआ है। तो हमारे पूर्वजों ने सब कुछ लिखित दिया हुआ है, लिपिबद्ध किया हुआ है। एक एक पत्थर पे डोनर के नाम लिखे हुए हैं, और हर पत्थर पे लिखे हुए शिलालेख को हमने पढ़ने की कोशिश की है। और सबसे पहले कोशिश की थी इस भाषा को, वो की गई थी 1837 में जेम्स प्रिंसेप अंग्रेज के द्वारा। फिर इस पे बची हुई जितने भी शिलालेख हैं, चाहे वो रोमन देही हो, चाहे वो खारवेल का हो, चाहे वो जूनागढ़ का हो, चाहे वो गुजर्रा दतिया का हो, चाहे वो रूपनाथ जबलपुर का हो, चाहे सांची का हो, चाहे वैशाली का हो, चाहे कोलुआ का हो, चाहे नंदनगढ़ का हो, चाहे कौशाम्बी का हो, सारे शिलालेखों में छेद किया गया। बिल्कुल सारनाथ, बिल्कुल। तो ये सारे शिलालेखों से हमें लिपिबद्ध अपना इतिहास पता चलता है मौर्यन ब्राह्मी में। और चित्र बने हुए, इसमें हमें अपना अतीत दिखता है। इस महल को देखिए आप, इस महल की बनावट को देखिए आप, हमारे लोगों के पहनावे को देखिए आप, पगड़ी धोती पहनने वालों ने, देख रहे हैं आप क्या कला दिखाई है, क्या आर्किटेक्चर, क्या वास्तुशास्त्र, शिल्प। ये है ईसा के पहले बना हुआ, पहली सदी ईसा पूर्व, सिंगल पत्थर मोनोलिथिक स्टोन में कार्विंग के माध्यम से
बुद्ध के जन्म का इतिहास है इसमें। मतलब ये पूरा लगता है कि मतलब जन्म से लेके पूरी बिल्कुल एंड लाइफ तक की स्टोरियां हैं। लुम्बिनी के जन्म का, बोध गया का, सारनाथ का, कुशीनगर का, वैशाली का, राजगृह का, हर घटना है इसके ऊपर। हर घटना मतलब पूरे एक छोटी छोटी तस्वीरों में दिखाई हुई है पूरी चित्रों से इतिहास है और ये चित्र सबको समझ में आते हैं, भाषा पढ़ने वाले को समझ ये जो में आती है। बिल्कुल यहाँ जो हम देख रहे हैं कि इस महल के अंदर कपिल वस्तु में महारानी महामाया देवी सोते हुए दिखाई दे रही हैं आपको। और उन्होंने जब बुद्ध उनके गर्भ में थे माता के, उन्होंने स्वप्न में हाथी देखा था। ये भगवान बुद्ध के आने का था, संकेत था। स्वप्न में हाथी आया, माँ की कोख में आया और माँ को अपना महल छोड़ के बच्चे को जन्म देने के लिए कपिल वस्तु से लुम्बिनी वाली यात्रा का दृश्य है। और साल वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध के जन्म होने का है। तो कपिल वस्तु से लुम्बिनी वाला पूरा रॉयल प्रोसेशन दिखाया गया है। जब द्वारपाल इतनी ज्वेलरी पहनते थे तो रूलर्स और ट्रेडर्स के पास कितना होता होगा। ये है हमारे देश का अतीत, ये है हमारे देश का गौरवशाली। ये मतलब रक्षा करने वाले जब इतने ज्वेलरी द्वारपाल ही उस जमाने में मजबूत राजा क्या वो एक कल्पना करने मतलब बिल्कुल कल्पना ये आप लोग देखते हैं कि भाई ये जो मूर्तियों में बड़े बड़े वैली क्यों दिखाई देते हैं, तो आज के लोग समझते हैं कि कोई परेशानी का विषय है और हमारी संस्कृति में ये उस समय की संपन्नता का विषय है। खाते पीते हैं लोग, बड़े वैली सिंबल ऑफ प्रॉस्पेरिटी। कोई भी मूर्ति उठा के देख लो आप, जो है ना, खाते पीते लोग थे। ये सारी चीजें उस जमाने की गौरव को दिखाया है यहाँ पे, जो है ना। ऐसी मतलब हर चीज एक मतलब रियल लाइफ से रिलेट करती है। बिल्कुल, यहाँ के हर एक पत्थर में, चाहे वो छोटे स्तूप हो, चाहे बड़े स्तूप हो, चाहे छोटी मोनेस्ट्री हो, चाहे मूर्ति हो, सब में अतीत छुपा हुआ है। जब हम जमीन को डिग करते हैं तो लेयर बाय लेयर इतिहास मिलता है। सांची को एक्सकेवेशन करते हैं तो बुद्ध और बोधिसत्व का मिलता है। भीमबेटका को एक्सकेवेशन करते हैं तो स्टोन एज का मिलता है। सारनाथ में एक्सकेवेशन करते हैं तो भगवान बुद्ध के फर्स्ट उपदेश का मिलता है। और लुम्बिनी एक्सकेवेशन करते हैं तो एक्सकेवेशन में और लेख में हमें, शोध में हमें उनके जन्म का मिलता है। जो चीज जहाँ से संबंध रखती है वही क्लियर होता है रिसर्च करने में। 3rd सेंचुरी BC में सम्राट अशोक ने मोनेस्ट्री का निर्माण करवाया था। कभी आप बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रियों में, नालंदा में, राजगृह में, वैशाली में, जहाँ पर भी विजिट करेंगे, आपको मोनेस्ट्री और उस समय की साधना करने के लिए, भिक्षु के रहने के लिए मोनेस्ट्रियों का लगभग 8 बाई 8 फीट के छोटे छोटे रूम्स दिखाई देंगे। बीच में एक हॉल होगा, लकड़ी की छत होगी। तो मोनेस्ट्री फाइनली 3rd सेंचुरी BC में थी। और पानी के लिए ये टैंक था, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो भिक्षुओं को यहाँ रहना है, भिक्षा लेके आनी है, वर्षावास रुकना है। महान सम्राट अशोक, उनके बेटा और बेटी महेंद्र और संघमित्रा, उन्होंने अपनी शिक्षा सांची मोनेस्ट्री में पूरी की और दोनों बच्चे श्रीलंका गए धर्म प्रचार के लिए। तो ये 3री सदी का बना हुआ 3rd BC का फर्स्ट मोनेस्ट्री है। बाकी यहाँ पे 8 मोनेस्ट्रियाँ हैं, 4 पिलर हैं, 47 स्तूपास हैं यहाँ पे। टोटल यहाँ पे इम्पोर्टेंट 51 मोनूमेंट हैं सांची में। तो आप देख रहे हैं सांची इसका स्तूपा 1, जिसके ऊपर हमें ट्रिपल अम्ब्रेला दिखाई देते हैं। हाँ, 3 छत्र होते हैं, ऊपर एक हर्मिका होती है और छत्र जड़े हैं यष्टि होती है। बीच में एक अंडाकार डोम होता है, मध्य में मेधी होती है, नीचे भूवेदिका होती है। उसमें 4 तोरण द्वार होते हैं। तोरण द्वार की पहली पैनल में हमें बुद्ध और मानुषी बुद्धों के स्तूप दिखाई देते हैं और उसमें हमें ग्रिफिन भी दिखाई दे रहा है, ग्रीक मैथोलॉजी। इसमें हमें धर्म चक्र भी दिखाई दे रहा है। सारनाथ के डियर पार्क में भगवान बुद्ध तथागत ने पहला धम्म उपदेश दिया, वो दिखाई दे रहा है। कर सकते क्या उसको? हाँ, लेजर दिस हो गया। अच्छा, ओके, इट्स ओके। ये एलिफेंट बोधि वृक्ष की प्रेयर करते हैं। इस गेट का भार 4 यक्ष उठाते हैं। इन यक्षों के भार उठाते समय एक मैसेज है, कोई हंसते हुए, कोई रोते हुए, कोई चुप रह के, इनके चेहरे के भाव आपको देखना है तो एक मैसेज मिलेगा आपको यहाँ। ये मैसेज ये है, हंसते हुए, रोते हुए, हर एक मतलब मोमेंट में। सबसे पहले चेहरा हंसते हुए यक्ष का देखिए आप, देख रहे हैं भार उठाते हुए चेहरे से कितना हैप्पी है। जबकि दूसरा भार उठाते हुए काफी शांत, उदास टाइप का। तीसरा उठाते हुए थोड़ा सा क्राइम दिखाई देगा और चौथा वाला थोड़ा एंग्री दिखाई देगा। लेकिन भार उठाने का काम सबका है इसमें। क्यों ना लाइफ में हम हैप्पी से वर्क करें, क्योंकि रोने वाले को भी उठाना है। तो हैप्पी मैन बड़ा फेमस हो गया। थैंक यू सो मच राकेश भैया को, क्योंकि वो ना होते तो मेरे लिए ईंट का दीवार था बस, और ईंट का दीवार और पत्थर था। मैं आपको कुछ बात बताऊं, जैसे कि मैं भी एक पिलर्स के पास खड़ा हूं और फाइनली मतलब ये अशोक स्तंभ का पिलर है। ये पिलर्स के पास मैं खड़ा हूँ। इस पिलर्स के पास खड़ा होने के पीछे एक लॉजिक भी है, क्योंकि मैं आपको समझाऊं थोड़ी सी बात में। तो हर लोग
बात करते होंगे, मगर ये बात कोई नहीं करते होंगे क्योंकि ये कुछ अलग हट के बातें हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, ये पिलर्स आपके मन में जरूर एक बार ख्याल आया होगा, ये पिलर्स ऐसे इतने भारी कहाँ से आते होंगे, क्योंकि ये कहानी तो आज की है नहीं, ये कहानी ना आज हो रही है, मतलब ये बहुत पुरानी कहानी है, बहुत पुरानी स्टोरी है। उस समय ना जेसीबी मतलब ऐसी कोई मशीन नहीं हुआ करती थी जिसके कारण जिससे ये मतलब लाया जा सके, मतलब ऐसी कोई मशीन नहीं, हाइड्रोलिक या फिर कोई वैसी मशीन क्रेन वेन नहीं हुआ करती। तो ये उस समय ये पिलर्स आए कहाँ से, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ये अशोक स्तंभ का पिलर्स है और मैं इसी पिलर के बारे में बात कर रहा हूँ। ऐसे पिलर में एक ये पिलर नहीं, केवल ये तो अशोक स्तंभ के पिलर, ऐसे ही बहुत सारे मल्टीपल आपको ये जो वॉल दिखेंगे, मतलब दीवार दिखेंगे, वो सारे दीवार के जो पिलर्स हैं वो पिलर्स आए कहाँ से। सबसे बड़ा क्वेश्चन यही उठता है कि आए कहाँ से। तो मैं आपको बता दूं, ये ना एक नदी, मतलब कहीं पे भी जो डेकोरेट हुआ, कहीं भी ले लो आप, जहाँ पे भी बड़े बड़े पिलर्स और पुरानी हिस्ट्री को रखा गया, मतलब पुरानी हिस्ट्री से रिलेटेड वहाँ पे बड़े बड़े पिलर्स जो देखने को मिले वो सारे नदी के रिलेटेड ही हुआ था। यहाँ पे मैं बता दूँ बेतवा नदी है, मतलब वहीं से कहानी रिलेट होती है, मतलब नदी है, कोई भी नदी से रिलेट होती है। मैं आपको पहले बताऊँ ये पिलर्स आते कैसे, मतलब जैसे नदी है ना, तो नदी के शिप जहाज़ के थ्रू, पहले जहाज़ तो सदमी से हुआ करते थे, वो जहाज़ के थ्रू मतलब वो जैसे कॉर्नर तक, मतलब नदी है तो नदी के कॉर्नर तक पहुंचा दिया जाता है। नदी के कॉर्नर तक अगर पिलर्स आ गए, उसके बाद मतलब बहुत सारे मजदूर, मल्टीपल मजदूर आपको देखने को मिलेगा, मल्टीपल मजदूर और हाथी के मदद से यहाँ तक मतलब पिलर्स आते थे और वही सब पिलर्स असम्बल होके बड़े आपको दीवार और पिलर्स और एक मतलब शेड के रूप में देखने को मिलता है। बस यही था, मतलब एक यूनिक था जो कोई नहीं बोल रहे थे, मतलब इस बात को मैं थोड़ा सा जिक्र कर दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। मिलते हैं फिर कोई नेक्स्ट ब्लॉग में।